हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये दो टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एयर पॉल्यूशन स्टार्ट किया था और उसमें हमने एयर पॉल्यूशन की डेफिनेशन, एयर पॉल्यूशन के सोर्सेस, एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। उसमें जब हम हार्मफुल इफेक्ट पढ़ रहे थे, एयर पॉल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, तो उसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहली कैटेगरी थी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। फिर जो इकोनॉमिकल इफेक्ट्स होते हैं, जो हमारे प्रॉपर्टी के ऊपर या नॉन लिविंग चीजों के ऊपर पड़ते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। और तीसरा हमने कैटेगरी उसमें देखी थी, वो थी अदर इफेक्ट्स। तो अदर इफेक्ट्स में ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन डिप्लीशन, ये आ। तो उन्हीं इफेक्ट्स में से एक इफेक्ट हम लोग आज कवर करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने से पहले जो फिनोमिना होता है, एक प्रोसेस होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसको समझें। क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ आ जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत आसानी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखिए, ये जो टर्म है ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है ना। तो इसको समझने के लिए पहले हम समझेंगे ग्रीन हाउस। ठीक है, ग्रीन हाउस क्या होता है, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे और फिर आगे हम ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रीन हाउस क्या हो। ठीक है। A greenhouse or glasshouse is a building made of glass chambers in which plants are grown in cold countries or in cold climate areas। देखिए, जो ग्रीन हाउस या ग्लास हाउस होता है, वो बेसिकली क्या होता है, एक ग्लास का चैम्बर बना हुआ होता है ना। और इस ग्लास हाउस को बेसिकली ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कोल्ड कंट्रीज हैं, वहां पे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करते हैं, इसको ग्लास का हाउस बना लेते हैं और इसके अंदर जनरली प्लांट्स को ग्रो कराते हैं। जैसे आप फिगर में भी देख रहे हैं कि अंदर जो है प्लांट्स रखे। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्योंकि ग्लास का बना होता है, तो जब इसमें सनलाइट एंटर करती है तो सनलाइट के अंदर जो हीट होती है वो इस ग्लास हाउस के अंदर क्या होती है, ट्रैप हो जाती है। ठीक है। तो देयर इज अ कंटिन्यूड इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। अब देखिए, बाहर ग्लास हाउस के बाहर तो बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर है ना। उस ठंडे टेम्परेचर में, कम टेम्परेचर में जनरली क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन जब सनलाइट इस ग्लास हाउस के अंदर एंटर करती है, ये ग्लास क्या करते हैं, ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं। तो अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से प्लांट्स को एक ऑप्टिमम, एक सुइटेबल टेम्परेचर जो है वो मिलता है और प्लांट की ग्रोथ जो है इजीली हो जाती है। तो देयर इज अ कंटिन्यूड इंक्रीज इन टेम्परेचर इन ग्रीन हाउस इवन व्हेन द आउटसाइड टेम्परेचर रिमेन लो। तो इससे क्या होता है, इट प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम फ्रॉस्ट। प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है, प्लांट को कम टेम्परेचर या ज्यादा, जिसको हम बोल रहे हैं कम टेम्परेचर मतलब जो ठंडा टेम्परेचर है, उससे ये क्या करता है, प्लांट को प्रोटेक्ट। तो बेसिकली इसके अंदर हीट को ट्रैप करने का काम कौन कर रहा है, ये ग्लास कर रहे हैं जिसका ये बना। ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रीन हाउस। अब हम आगे डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या हो। ठीक है। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर एब्सॉर्ब बाय द ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए, हमारे अर्थ में जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई तरह की गैसेस प्रेजेंट हैं। उन गैसेस में से कुछ गैसेस को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, बेसिकली ये क्या करती हैं, जो रेडिएशंस आती हैं सन से, उनमें जो हीट होती है बेसिकली उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। अब ग्रीन हाउस में अभी हमने देखा ये काम कौन कर रहा है, ये ग्लास जो है काम कर रहे हैं हीट को ट्रैप करने का। लेकिन हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे एटमॉस्फेयर में ये काम कौन कर रहा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस कर रही है ना। तो ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, सन से जो सनलाइट या रेडिएशंस आती हैं उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं
एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। जो हीट होती है वो वापस स्पेस में नहीं जा पाती, वो अर्थ में ही एक तरीके से एटमॉस्फेयर में रुक जाती है ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो क्या कर लेती हैं, वो हीट को ट्रैप कर, ठीक है। दिस इंसुलेट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फ्रीजिंग। इस कारण से क्या होता है, एक इंसुलेशन बन जाता है अर्थ के ऊपर, जिससे हमारा जो अर्थ है वो फ्रीज नहीं हो पाता, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस वार्म द एटमॉस्फेयर बाय एफिशिएंटली एब्जॉर्बिंग थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन। तो बेसिकली अर्थ की सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलती हैं, उनको ये ट्रैप करती हैं, उसमें से हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस कारण से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, या एक सुटेबल टेम्परेचर बन जाता है। अब ये इंफ्रारेड रेडिएशन अर्थ सरफेस से कैसे एब्जॉर्ब कर रही है, ये आगे अभी हम फिनोमिना जो होगा, इसका मैकेनिज्म होगा, उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जोसेफ फोरियर डिस्कवर्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन 1824। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस इफेक्ट को 1824 में डिस्कवर किया, ठीक। नाउ व्हाई ग्रीन हाउस इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे लिए, हमारे अर्थ के लिए, अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है ना। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज आर क्रूशियल टू कीपिंग अवर प्लैनेट एट अ सुइटेबल टेम्परेचर फॉर लाइफ। देखिए, अर्थ के ऊपर जो लाइफ पॉसिबल हो पा रही है, हम लोग रह पा रहे हैं, प्लांट्स रह पा रहे हैं, उसमें टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर टेम्परेचर सुइटेबल होगा तो अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो बनी रहेगी, लेकिन अर्थ के ऊपर टेम्परेचर सुइटेबल नहीं होगा, मतलब अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बहुत अधिक होगा या बहुत कम होगा, है ना, बिलो 0 डिग्री चला जाएगा या बिलो 50 या 55 डिग्री चला जाएगा, तो वहां पे लाइफ का होना थोड़ा मुश्किल हो जाए, ठीक है। अब नेचुरल कंडीशंस में क्या होता है, अभी हम पॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल कंडीशन में ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये कौन कौन सी होती है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को ट्रैप कर लेती हैं। हीट को ट्रैप करने से क्या होगा, अर्थ की जो सरफेस है और जो एटमॉस्फेयर है, लोअर एटमॉस्फेयर है, वो गर्म हो जाता है। गर्म इन द सेंस वहां पे एक सुइटेबल टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, और ये सुइटेबल टेम्परेचर जो है लाइफ के लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो आगे हमने वही लिखा है, विदाउट द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट द हीट इमिटेड बाय द अर्थ वुड सिंपली पास आउटवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू स्पेस। ठीक है, अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के ऊपर नहीं होगा, या ये ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होंगी, तो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, और वो हीट कहाँ चली जाएगी, वो यूनिवर्स में या स्पेस में लॉस हो जाएगी। और जब हीट अगर स्पेस में लॉस होगी, तो क्या होगा, अर्थ का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, वो -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो जाएगा, और अर्थ जो है कोल्ड प्लैनेट बन जाएगा, और ऐसे कंडीशंस में अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें, तो उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमारे लिए या लाइफ के लिए, अर्थ के ऊपर लाइफ बनी रहे उसके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ ये ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, तो आप देख पा रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स लिखा है, आपको पता है नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, कई बार उनको मिला के ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी बोल देते हैं। उसमें से एक ऑक्साइड होता है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है N2O, ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखा है और यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस आर द गैसेस दैट एब्जॉर्ब द इंफ्रारेड रेडिएशंस एंड क्रिएट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट वो गैसेस होती हैं जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती हैं और अर्थ के ऊपर ग्रीन हाउस इफेक्ट को क्रिएट करती हैं। दीज गैसेस आर कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल या फिर डिफोरेस्टेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो रेफ्रिजरेशन, सॉल्वेंट, इंसुलेशन, फॉर्म
एरो प्रोपेलेंट्स, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल यूजेस इसके होते हैं। मिथेन जो है बेसिकली कहाँ से जनरेट होती है? ग्रोइंग पैडी, चावल की खेती करते हैं, है ना। तो जहाँ पे मार्शी एरिया होगा, तो चावल की खेती जब करते हैं तो उसमें पूरे एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग पानी भर लेते हैं, तो वहां से ग्रीन हाउस गैस जो है मिथेन, वो प्रोड्यूस होती है। देन एक्सक्रीटा ऑफ कैटल एंड अदर लाइफ स्टॉक, टर्माइट्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वुड लैंडफिल्स, वेटलैंड्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, यहाँ से मिथेन प्रोड्यूस होती है। फिर नाइट्रस ऑक्साइड जो है, फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, वुड को जलाते हैं, या जो क्रॉप रेजिड्यू है ना, खेती करने के बाद, फसल काटने के बाद जो बच जाता है उसको जला देते हैं, तो वहां से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है प्रोड्यूस होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? आयरन ओर स्मेल्टिंग, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इन सबको बर्न करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हमारी जो है बेसिकली 5 ग्रीन हाउस गैसेज है, यही हीट को ट्रैप करते हैं। नाउ अब मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये प्रोसेस या ये जो इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं। बेसिक मैकेनिज्म क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का? द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। सन से जो एनर्जी अर्थ के ऊपर आती है या जो लाइट आती है, मोस्टली वो विजिबल लाइट की फॉर्म में आती है। द एटमोस्फेयर डज नॉट एब्सॉर्ब दिस एनर्जी सिंस द एटमोस्फेयर इज ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। तो ये जो विजिबल लाइट है इसको एटमॉस्फेयर एब्सॉर्ब नहीं करता है, ये डायरेक्टली कहाँ तक पहुंचती है? अर्थ सरफेस तक पहुंचती है। अबाउट 75% ऑफ द सोलर एनर्जी रीचिंग द अर्थ इज एब्सॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। अब जितनी भी सोलर एनर्जी अर्थ पे पहुंच रही है उसका 75% जो है बेसिकली क्या होता है? अर्थ सरफेस एब्सॉर्ब कर लेता है, विच इंक्रीजेस इट्स टेम्परेचर, जिस कारण से अर्थ का जो सरफेस है ना, सतह है, जो अर्थ सरफेस है, वो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और ये आपको पता ही है कि जब सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो इमिट, वो निकलेंगे। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेचर द अर्थ सरफेस radiates energy in infrared range to the atmosphere। अब देखिए इस फिगर में भी देखिए, ये जो सन से सनलाइट आई, अर्थ ने उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो गया, और इसमें से क्या है? इसमें से इंफ्रारेड रेडिएशंस जो है वो निकलने लगे। The greenhouse gases are not transparent to infrared radiations, so they absorb infrared radiations। अब एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट। ठीक है, ये जो गैसेस हैं जो अभी हमने देखा, 5 गैसेस हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं। इसका मतलब ये इंफ्रारेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती। Infrared radiations are absorbed and are passed as heat to all gases in the atmosphere। और इन इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर जो बेसिकली हीट होती है उसको ये गैस क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिस कारण से सरफेस एंड लोअर एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस और जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। The surface and lower atmosphere are warm because of the greenhouse gases and makes our life on earth possible। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट बना, इस पूरे मैकेनिज्म में जो हमने समझा, उससे अर्थ के ऊपर लाइफ क्या हो पा रही है? पॉसिबल हो पा रही है। लेकिन मैंने आपको ये बताया ये किस में हुआ? ये नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो जनरली हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ पढ़ते हैं। तो अभी देखिए पीछे हमने देखा कि ये हमारी 5 गैसेस है ना, ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये 5 गैसेस में से कौन सी गैस सबसे अधिक हीट को एब्जॉर्ब करेगी, है ना? तो उसके लिए एक क्राइटेरिया दिया गया है, वो दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। हर एक गैस का अलग अलग ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है, तो समझ लेते हैं क्या होता है। The global warming potential for a gas is a measure of the total energy that a gas absorbs over a particular period of time। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई पर्टिकुलर गैस जो है वो कितनी एनर्जी, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है, वो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। और ये जो जनरली टाइम पीरियड लिया जाता है,
ये लिया जाता है 100 ईयर्स के लिए, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंपेयर किया जाए, ठीक है। तो जिन गैसेस का GWP मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हायर होगा, इसका मतलब वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी देन गैसेस विद अ लोअर GWP एंड thus contribute more to warming अर्थ। तो जिन गैसेस का अभी हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे, जिन गैसेस का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हायर होगा तो वो ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, है ना। तो ज्यादा वो बेसिकली क्या करेंगे, अर्थ को वार्म करने में कंट्रीब्यूट करेंगी। अब देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है उसको 1 रखा गया, ठीक है, बेस लाइन रखा गया उसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ 1 एंड सर्व एज अ बेस लाइन फॉर अदर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। अब जितना लार्ज होगा उतना ही द मोर वार्मिंग द गैस कॉजेज, ठीक है, वो गैस उतनी ही ज्यादा वार्मिंग कॉज करेगी। अब देखिए एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल मीथेन्स 100 ईयर GWP इज 21। अगर मीथेन एटमॉस्फेयर में, जैसे मीथेन मान लीजिए आज रिलीज हुई, तो ये जो मीथेन है अगले 100 सालों तक अगर एटमॉस्फेयर में रहेगी तो उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो होगा वो 21 होगा। किसके कंपैरिजन में, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, इसका 21 है, तो मतलब मीथेन जो है अर्थ को ज्यादा वार्म करेगी, which means that methane will cause 21 times as much warming as an equivalent mass of carbon dioxide over a 100 year time, ठीक है। दोनों का हमने इक्विवेलेंट मास ले लिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा, अगर हम 100 ईयर का टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड से 21 टाइम्स ज्यादा मिथेन जो है अर्थ को क्या करेगी, वार्म करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वही लिखा है, मिथेन इमिटेड टुडे लास्ट फॉर ओनली 12 ईयर्स। अब देखिए ये टेबल देखिए, यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दे रखा है 100 ईयर्स में, और इनका लाइफ टाइम दे रखा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का लाइफ टाइम जो है वो 100 ईयर है, और उसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 1 है। मीथेन का क्या है, 100 ईयर्स के कंपैरिजन में 21 है, लेकिन उसका लाइफ टाइम जो होता है 12 साल का होता है ना, लाइफ टाइम भी दिया है। और 100 ईयर के स्पैन में देखेंगे तो जो GWP आएगा वो कितना आएगा, 21 है, ठीक। However, CH4 absorb more energy than CO2 making its GWP higher। ऐसे ही नाइट्रस ऑक्साइड का देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड हैज अ GWP of 310 times that of CO2 for a 100 year time scale। NO2 emitted today remains in the atmosphere for an average of 120 years। अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड का देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है 100 ईयर्स एटमॉस्फेयर में रहती है, तो वो 120 ईयर्स एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड रहता है। तो उसके कंपैरिजन में इसका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो है वो 310 है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में ये क्या करेगा, ये ज्यादा अर्थ को वार्म करेगा। नाउ ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो अभी तक हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट तो समझा, है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली क्या है, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, अर्थ का जो एक बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उसमें इंक्रीज होना, उसको ग्लोबल वार्मिंग बोला गया है। बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अर्थ का गर्म होना, हमारी पृथ्वी जो है लगातार गर्म होती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, इसको हमने क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग इसको नाम दिया है। अच्छा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग होगा बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट की जब हम बात कर रहे थे, तो मैं 2-3 बार मैंने आपको बोला था कि नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, है ना। अब देखिए, ये जो जितनी हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्रीन हाउस गैसेस को देखा, 5 ग्रीन हाउस गैसेस को देखा, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होती चली जाएगी, तो ये ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी, और ज्यादा हीट को ट्रैप करेंगी तो हमारा अर्थ उतना ही ज्यादा गर्म होगा। और अर्थ जितना ज्यादा गर्म होगा मतलब अर्थ का जो एक नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए उससे कहीं अधिक हो जाएगा। तो इसी को क्या बोला गया है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोला गया है, ठीक है।
ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज 0.74 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी। लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है पिछली सेंचुरी से लेके अब तक, पिछली सेंचुरी से हमारा टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। इट कहने को तो बहुत छोटा सा टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट बहुत ज्यादा हमारे अर्थ के ऊपर, हमारे ऊपर, हमारे लाइफ के ऊपर, सबके ऊपर पड़ रहे हैं। वो अभी हम आगे देखेंगे। It is considered a natural phenomena, but anthropogenic activities on Earth, particularly post-industrial revolution, have led to an increase in the rate of this temperature increase. अगर वैसे देखा जाए तो ये नेचुरल फिनोमिना है। नॉर्मल कंडीशन की बात करें, है ना, तो अर्थ के ऊपर टेम्परेचर बना रहता है। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के कारण, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, और वो भी कब, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, है ना, हिस्ट्री में हमने पढ़ा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति जब हो गई, उसके बाद से अर्थ का टेम्परेचर जो है काफी इंक्रीज हुआ है ना। द टॉप एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर शोन। अब बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनसे क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट जनरेशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, बिल्डिंग्स इन अर्बन एरियाज एंड अदर, सबकी परसेंटेज भी दे रखी है। ये कुछ हमारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं जिनके कारण ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा हीट ट्रैप कर रही हैं, जिससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और इसी को हमने क्या नाम दिया, ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया है। ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं? तो पहला इफेक्ट है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जा रहा है। एक हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एक पैनल है, ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा, ह्यूमन इंड्यूस ग्लोबल वार्मिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नियरली 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कंपेयर टू द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो औद्योगिक क्रांति थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, उससे पहले का टेम्परेचर और बाद का टेम्परेचर जब लगभग बाद में मेजर किया गया, है ना, 100 सालों के बाद या एक सेंचुरी के बाद, तो ये पाया गया कि एवरेज टेम्परेचर में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो चुका है। और नासा के अकॉर्डिंग जो 2016 ईयर था, वो सबसे हॉटेस्ट ईयर अभी तक का रिकॉर्ड किया गया, है ना। तो ये गर्मी जो है, कह सकते हैं, वो हर साल बढ़ रही है। सेकंड है, अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने से पोल्स के ऊपर और ग्लेशियर पे जो हमारी आइस है ना, वो बहुत जल्दी मेल्ट कर जाएगी। राइजिंग वाटर लेवल वुड देयरफॉर फ्लड लो लाइंग कोस्टल एरिया, जिस कारण से क्या होगा, सी लेवल राइज कर जाएगा, और जो कोस्टल एरिया होंगे, समुद्र के किनारे वाले एरिया होंगे, वहां पे फ्लड के चांसेस बढ़ जाएंगे, या आने वाले टाइम में कोस्टल एरिया जो है वो डूब जाएंगे, क्योंकि सी लेवल जो होगा, पानी का जो लेवल होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी, आईपीसीसी क्या है, वही इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, देयर इज 10% लेस permafrost in north hemisphere at present compared to 1900। देखिए परमाफ्रॉस्ट क्या होता है? परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है परमानेंटली स्नो से कोई चीज ढकी हुई है। तो ये कहा गया, स्टडी में ये बताया गया कि 1900 में जो अर्थ का जो एरिया था, काफी, मतलब जितना भी एरिया बर्फ से ढका हुआ था, आज की डेट में अब वो 10% उसमें कमी आ गई है। मतलब अर्थ की जो स्नो है, पोलर पोल्स की या ग्लेशियर्स की जो स्नो है, वो क्या कर गई है, मेल्ट कर गई। ठीक है। देन देयर इज अ चेंज इन द हैबिटेट ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। बर्ड्स और एनिमल्स के हैबिटेट में चेंज आ जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में कोई एनिमल रह रहा है ना, कोई बर्ड रह रही है, उसने हैबिटेट बना हुआ है। लेकिन अगर वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, तो उनको वहां से माइग्रेट करना पड़ जाएगा, दूसरी जगह वो चले जाएंगे, अपना हैबिटेट बनाएंगे, तो उनके हैबिटेट में चेंज आएगा।
एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज कैन बी वेरी वेल लिंक्ड टू लैक ऑफ हैबिटेट। और जिस हैबिटेट में वो रह रहे हैं वहां पे टेम्परेचर अचानक से इंक्रीज हो जाए तो वो वहां से चले जाएंगे, लेकिन दूसरी जगह उनको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है पर्टिकुलर टेम्परेचर वाली कंडीशंस ना मिले तो धीरे धीरे क्या होगा, स्पीशीज का एक्सटिंक्शन भी हो सकता है। इन अ क्वेस्ट टू चेंज हैबिटेट, species migrate, and many times there is not much left for them to adapt. फोर्थ है टेम्परेट रीजन्स में बेसिकली क्या होगा, टेम्परेट रीजन्स क्या होते हैं, टेम्परेट रीजन वो होते हैं जहाँ पे थोड़ा सा ठंड अधिक पड़ती है ट्रॉपिकल रीजन से, है ना। तो वहां पे क्या होगा, जो विंटर होंगे क्योंकि वहां का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो विंटर का टाइम ड्यूरेशन कम हो जाएगा, है ना। और वो विंटर में थोड़ी गर्मी हो जाएगी, सर्दी कम होना शुरू हो जाएगी, और वहां पे समर जो होंगे वो लंबे हो जाएंगे और हॉटर हो जाएंगे। ठीक है। then there will be a enormous increase in rainfall, but the problem of desertification, drought and soil erosion will further worsen. अब देखिए अर्थ का टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे या ईयर बाय ईयर, उससे क्या हो रहा है, इवोपरेशन इंक्रीज हो रहा है। और इवोपरेशन इंक्रीज होने से क्या होगा, रेनफॉल बहुत ज्यादा होगा, किसी किसी एरिया में बारिश बहुत ज्यादा होगी, जिस कारण से फ्लड आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और कई जगहों पे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी तो वहां पे डेजर्टिफिकेशन, मतलब जो लैंड है वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, सूखा पड़ने लग जाएगा, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ग्लोबल वार्मिंग देखिए उससे दोनों ही चीजें हो रही हैं, एक तरफ रेनफॉल भी अधिक हो रहा है और दूसरी तरफ कहीं कहीं पे डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट और सॉइल इरोजन भी हो रहा है। Then the plants and animals will also be affected, resulting in the डिसरप्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम में चेंजेस आ सकते हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, जैसे आपको पता ही है कि जनरली ओशंस क्या करते हैं, ओशन कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो ओशन भी क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे। दिस इज लीडिंग टू ओशन एसिडिफिकेशन। तो ओशन के अंदर एसिड कंसंट्रेशन, एसिडिफिकेशन होने लगेगा। द इम्पैक्ट ऑफ दिस फिनोमेना कैन बी डिजास्ट्रस फॉर ओशन बायोडाइवर्सिटी, पर्टिकुलरली द कोरल लीव्स। ओवरऑल जो ओशन के अंदर बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचेगा। और एट्थ है ग्लोबल वार्मिंग का जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा वो इकोनॉमी के ऊपर हो, क्योंकि हर एक कोई भी डिजास्टर आता है अपने साथ वो कई तरह की प्रॉब्लम लेके आता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो जो हम लोग घर बनाते हैं अपने, उनके स्ट्रक्चर में हमें चेंज करना पड़ेगा, ऐसे घर बनाने होंगे आगे चल के हमें जिस जो ज्यादा हीट को रजिस्ट कर पाए, है ना। और अगर दोबारा से घर बनाने पड़ेंगे तो इकोनॉमी के ऊपर आप देख लीजिए कितना जो है बर्डन आ जाएगा। हाउसेस हैव टू बी रीबिल्ट, पीपल लिव्स हैव टू बी रीडन, विच इज अ ह्यूज लोड ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। तो ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। नाउ ग्लोबल वार्मिंग सॉल्यूशंस, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं, तो पहला इसमें ग्लोबल कॉपरेशन फॉर रिडक्शन ऑफ इमिशंस। सभी देशों के बीच में कॉपरेशन होना चाहिए ताकि जो इमिशंस हो रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जो इमिट हो रही हैं, उनको रिड्यूस किया जा सके। इट इज टाइम दैट the target of containing the global average temperature rise within 1.5 degree Celsius of pre-industrial level is taken seriously। सभी कंट्रीज को ये ध्यान में रखना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना हो पाए, उसको यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट करना। ठीक है। और आगे चल के ये जो 1.5 डिग्री सेल्सियस की लिमिट रखी गई है इसको और कम किया जाएगा धीरे धीरे। और साथ में कंट्रीज मस्ट एक्ट प्रोएक्टिवली टू अचीव नेट जीरो इमिशन। टेक्नोलॉजी ऐसी अपनानी पड़ेगी जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन जो है कम से कम हो सके। सेकेंड है ट्रांजिशन टू क्लीनर एंड ग्रीनर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम जो भी एनर्जी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं तो आगे चल के हमें ऐसी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी जो
क्लीन हो, जिसमें किसी तरह के एमिशंस ना हो, साथ में वो ग्रीन हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। थर्मल पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन कोल should be made more efficient and inefficient ones should be phased off। थर्मल पावर प्लांट्स जहाँ पे कोयले से बिजली बनाई जाती है उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना पड़ेगा, ताकि वहां पे जो पॉल्यूशन हो रहा है कम से कम हो। इसके अलावा जो इनएफिशिएंट थर्मल पावर है उनको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्सो मास एडोप्टेशन ऑफ रिन्यूएबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा हमें यूज करना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी। Similarly, avenues for using hydrogen as energy fuel should be looked into। हाइड्रोजन एनर्जी को भी हम यूज कर सकते हैं। Then changes in agricultural practices and land use। Agriculture based on the use of nitrogenous fertilizer must be replaced। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा हम आज की डेट में बहुत सारे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, और ये नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स जब यूज करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है बहुत ज्यादा, और वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। तो उसकी जगह हम बेसिकली क्या करें, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक का इस्तेमाल करें। मीथेन गैस रिलीज फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड कैटल वेस्ट मस्ट बी ट्रैप्ड एज बायोगैस फॉर डोमेस्टिक यूसेज। मीथेन गैस जो है एग्रीकल्चर से जो रिलीज हो रही है, या जो कैटल का वेस्ट है जो रिलीज हो रही है, उसको ट्रैप किया जाए और उससे बायोगैस का प्रोडक्शन किया, ठीक है। देन मैसिव एफॉरेस्टेशन ड्राइव, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन करें, फॉरेस्टेशन करें, पेड़ों को लगाएं, है ना। मैसिव एफॉरेस्टेशन ड्राइव्स must be organized। Urban governments must make it a point to include green spaces in urban planning। किसी भी सिटी की जब भी प्लानिंग हो तो वहां पे ग्रीन स्पेसेस रखे जाएं, मतलब पार्क, गार्डन, है ना, बड़े बड़े एरिया बीच में छोड़े जाएं जहां पे सिर्फ प्लांट्स को उगाया जाए। तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प। हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको हमें और ज्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। इसके लिए हमें ई व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, है ना, उनको हमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा। द एडवेंट ऑफ ई व्हीकल्स इज अ वेलकम change, but we need to make the batteries used in these vehicles more efficient। ई व्हीकल्स के अंदर जो भी बैटरीज यूज हो रही हैं उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है। अर्बन प्लानर्स मस्ट मेक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनहेरेंट एज अ बेंचमार्क ऑफ गुड अर्बन प्लानिंग। जो भी कोई नई सिटी बन रही है वहां पे बेसिकली इस तरह की प्लानिंग की जाए कि जो ई व्हीकल्स के लिए जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं। इसके अलावा अर्बन प्लानिंग के थ्रू वॉकिंग को ज्यादा प्रमोट किया जाए और साइकिलिंग हैबिट्स जो है लोगों में डाली जाए। और सिक्स्थ है, देखिए, गवर्नमेंट अपने प्रयास कर रही है, तो साथ में जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा भी बेसिकली क्या होना चाहिए, हम लोगों को भी एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट के प्रति सेंसिटिव नहीं होंगे तो एनवायरनमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको नहीं समझेंगे, है ना, और हम ऐसे ही पॉल्यूशन करते चले जाएं, ठीक है। तो वी नीड टू मेक रिड्यूसिंग, रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग अ मंत्रा ऑफ अवर लाइफ। हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा। वहां पे हमें चीजों को रिड्यूस करना, रिड्यूसिंग का मतलब है कि ऐसी चीजें जिनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा इमिट हो सकती हैं, उन चीजों को रिड्यूस करें, चीजों को रीयूज करें, रिसाइकलिंग करें, है ना, ये हमें अपने हैबिट में लाना। इट शुड बी अवर सिविक ड्यूटी टू सेव वाटर एंड वाइल्ड लाइफ एंड रेज अवेयरनेस अमंग अदर्स। साथ में ओवरऑल हमें अपने हैबिट में चेंज लाना पड़ेगा, जिससे हम एनर्जी के रिसोर्सेज को सेव करें, वाटर को सेव करें, वाइल्ड लाइफ को सेव करने का काम करें, जगह जगह हम प्लांटेशन करें और लोगों में अवेयरनेस प्रोड्यूस करें। तो ओवरऑल एक तरीके से ये क्या हो गया, ये टीम वर्क हो गया। तो हम सब मिलके अगर इस तरह के काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हम क्या कर पाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स को कम कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या क्या कन्वेंशन हुए हैं। तो दो कन्वेंशन बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे। पहला इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था, है ना। और कहाँ पे हुआ था, क्योटो। क्योटो एक शहर है और वो है जापान में, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्योटो प्रोटोकॉल।
लेकिन क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स रेटिफिकेशन प्रोसेस था, है ना, इसमें जो चीजें बताई गई थी अलग अलग कंट्रीज, ताकि उनको अपनाएं, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प करें, तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। तो ये जो है 16 फरवरी 2005 को एनफोर्स किया गया। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये दिसंबर 1997 में लाया गया था, लेकिन ये ऑफिशियली 16 फरवरी 2005 को बेसिकली अडॉप्ट किया गया। और करेंटली अगर हम बात करें तो 192 पार्टीज, मतलब 192 कंट्रीज जो हैं वो क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो करती है ना। तो ये क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल ऑपरेशनलाइज द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बाय कमिटिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन टू लिमिट एंड रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस इमिशंस। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया था कि जो भी ये 192 कंट्रीज हैं, इनके लिए बेसिकली ये कहा गया कि ये अपने अपने यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशंस है उसको रिड्यूस कर। ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस का रिडक्शन जब होगा, ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में कम आएंगी, तो ग्लोबल वार्मिंग अपने आप ही कम हो जाएगी। दूसरा इसमें पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। लीगली बाइंडिंग, कानून के दायरे में ये बेसिकली बनाई गई है, इसको यूनाइटेड नेशन की तरफ से। और इसको 196 पार्टीज जो है, 196 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया है ना। तो ये लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। It was adopted by 196 parties at the United Nation Climate Change Conference, जिसको COP21 भी बोलते हैं, इन पेरिस फ्रांस ऑन 12 दिसंबर 2015। ठीक है, तो 12 दिसंबर 2015 को ये प्रस्ताव रखा गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में, और इसको 4 नवंबर 2016 को एनफोर्स कर दिया गया। ठीक है, इसमें ये कहा गया जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ को, पहले तो उसको 2 डिग्री सेल्सियस पे रोका जाए, कि 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर साल में या आने वाले सालों में इंक्रीज नहीं होना चाहिए। और बाद में फिर इसको कहा गया लिमिट द टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। औद्योगिक क्रांति से पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा था, उस कंडीशन पे इसको लाया गया, है ना। तो बेसिकली होगा ये कैसे? होगा तभी जब ऊपर वाला क्योटो प्रोटोकॉल जो है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है उसको कम किया जाए। तो जितना ज्यादा हम ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन को रिड्यूस करेंगे, उतना ज्यादा ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे अर्थ के लिए अच्छा होगा, या अर्थ पे लाइफ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसी तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो आने वाले टाइम में हमारे सामने जो कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आगे भी और बढ़ती चली जाएंगी। तो बेटर ये है कि हम अपने लेवल पे कुछ ना कुछ प्रयास करें और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का अपना अपना जो रोल है उसको निभाएं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।